भारतीय संस्कृति विश्व में जितनी श्रेष्ठ है उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। ये उस वक्त की बात है जब ना तो वेंटिलेटर हुआ करते थे, ना ही एक्सरे और ना ही अल्ट्रासाउंड हुआ करते थे। इंजेक्शन क्या होता है इसे कोई नहीं जानता था। पैरासीटामोल क्या होता है किसी को नहीं पता था। उस वक्त चिकित्सा व्यवसाय नहीं था और चिकित्सक व्यवसाय नहीं थे। पर उस समय भी भारत में मरीज बीमारी से ठीक हो जाया करते थे। उस समय भारत में अस्पतालों के स्थान पर औषधालय हुआ करते थे। इंग्लिश मेडिसिन की जगह भारत में आयुर्वेद के जरिए से मरीजों का इलाज किया जाता था। आयुर्वेद के थ्रू बीमारियों के साथ साथ लोगों की सर्जरीज भी की जाती थी। जैसे कि ह्यूमन बॉडी से कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए शल्य तंत्र का प्रयोग किया जाता था। किसी इंसान को पॉइजन यानी कि जहर से बचाने के लिए अगध तंत्र का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रसायन तंत्र का यूज किया जाता था। तो इतनी पुरानी है भारत की चिकित्सा। पर फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और अंग्रेजी दवाइयों का क्रेज पूरी दुनिया में बढ़ता गया। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे आज भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों के जरिए से मरीजों का इलाज किया जाता है। पर इन सब के बावजूद आज कोरोना वायरस ने भारत के हेल्थ केयर सेक्टर की बैंड बजा दी है। कोरोना वायरस ने भारत के हेल्थ केयर सेक्टर की आंखें खोल दी है और भारत को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या भारत सच में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड टाइटल रखने लायक है या नहीं। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फार्मा सेक्टर के बारे में। जानेंगे भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। साथ में आप जानेंगे कि दुनिया में भारत के फार्मा इंडस्ट्री का कितना योगदान है और भारत की फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी की बात करें तो भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन, जेनेरिक मेडिसिन और अफोर्डेबल HIV मेडिसिन सप्लायर है। भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। अमेरिका के बाद भारत के पास सबसे ज्यादा US FDA अप्रूव्ड फार्मा प्लांट्स है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और वैल्यू के हिसाब से 14th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। भारत के फार्मा सेक्टर का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान है। 2018-19 में भारत के फार्मा सेक्टर की मार्केट साइज $41 बिलियन थी, जिसमें से डोमेस्टिक मार्केट की साइज $20 बिलियन थी। 2025 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के फार्मा सेक्टर की मार्केट साइज $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। WHO की 65% DPT और BCG वैक्सीन और 90% मीसल्स वैक्सीन की मांग को भारत पूरी करता है। 2000 से 2020 तक भारत के फार्मा सेक्टर में $16.4 बिलियन का FDI आया है। भारत के पास 60,000 से ज्यादा जेनेरिक ब्रांड्स हैं। भारत का फार्मा सेक्टर हर साल 10 से 12% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। वर्ल्ड की टॉप 10 जेनेरिक कंपनीज में से भारत की 4 कंपनीज हैं। 2018-19 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट $19.13 बिलियन का था। भारत में 3000 फार्मा कंपनीज हैं और उनके 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो देखा जब भारत की फार्मा इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है और कई मामलों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोपियन देशों से बहुत आगे है। विश्व में अलग अलग बीमारियों के 50% टीके की मांग भारत पूरी करता है। वर्ल्ड की 20% जेनेरिक मेडिसिन की मांग को भारत पूरी करता है। अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन की 40% मांग और ब्रिटेन की कुल दवाओं की 25% मांग को भारत पूरी करता है। इसके अलावा विश्व भर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए प्रयोग किए जाने वाली दवाओं की 80% मांग भारतीय दवा कंपनी ही पूरी करती है। और इन्हीं सब खूबियों के चलते भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पर ये तो थी सारी अच्छी अच्छी बातें, अब कुछ खामियों की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने जाना कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, पर कोरोना वायरस के आने के बाद भारत की फार्मा इंडस्ट्री को एक रियलिटी चेक मिला है। कोरोना वायरस ने भारत के फार्मा सेक्टर में क्या क्या खामियां हैं वो सामने ला दी हैं। जैसे कि सबसे पहली खामी भारत के फार्मा सेक्टर की API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। आप सोच रहे होंगे कि ये API क्या होता है। तो देखो, जो मेडिसिन में मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे दवाई बनाई जाती है उसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API कहते हैं। भारत जितना भी API इंपोर्ट करता है उसमें से 70% API भारत चाइना से इंपोर्ट करता है और यही मेन प्रॉब्लम है। जब पिछले साल कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लगा था, सप्लाई चेन बंद थी, तब भारत को API इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठा के API की प्राइस को 20 से 25 गुना तक इंक्रीज कर दिया था। इसके अलावा जो पिछले साल गलवान में इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत में बाइकॉट चाइना मूवमेंट तेज हो गया। तो ये सब चीजें देखने के बाद भारत सरकार ने यह तय किया कि अब भारत को API में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। क्योंकि अगर कल को चाइना भारत को API देने से मना कर देता है तो भारत में मेडिसिन की क्राइसिस आ जाएगी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी खामी भारत के फार्मा सेक्टर की मेडिकल डिवाइसेस है।
कोरोना वायरस के आने के बाद जिस तरीके से ग्लोबली मेडिकल डिवाइस का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, उससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि आने वाले कुछ सालों में मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट $multi-trillion का मार्केट बनने वाला है और इस एरिया में भारत बहुत पीछे है और ये दिख भी रहा है। जिस तरीके से देश में कोरोना के समय में वेंटिलेटर्स की कमी है और उसके अलावा और भी बहुत से तमाम मेडिकल डिवाइसेस की कमी है और ये मेडिकल डिवाइसेस हमें दूसरे देशों से मंगवाने पड़ रहे हैं, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि भारत ने कभी भी मेडिकल डिवाइसेस को बनाने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि भारत ऑक्सीमीटर तक को चाइना से इंपोर्ट करता है। ऑक्सीमीटर जो आजकल कोरोना के समय में बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो भी भारत चाइना से मंगा रहा है। भारत का मेडिकल डिवाइस का मार्केट 40,000 करोड़ रुपए का है, पर उसमें से 80% मेडिकल डिवाइस भारत इंपोर्ट करता है और यही भारत की इस समय सबसे बड़ी समस्या है। अगर भारत में मेडिकल डिवाइसेस बन रहे होते तो मुसीबत के समय हमें दूसरे देशों से वेंटिलेटर और अदर मेडिकल डिवाइसेस मंगवाने नहीं पड़ते। आइए अब जानते हैं कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। एपीआई और मेडिकल डिवाइस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लॉन्च करी है और इसके तहत भारत सरकार ने 53 क्रिटिकल एपीआईज को सेलेक्ट किया है और कहा है कि जो कंपनीज भारत में इन 53 क्रिटिकल एपीआईज को और मेडिकल डिवाइस को बनाएगी उन्हें 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार अगले 5 सालों में देश में 3 ड्रग पार्क खोलने वाली है, जिसमें कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर और ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे। इसके अलावा भारत को हर साल अपना हेल्थ बजट भी इंक्रीज करना होगा, जैसे कि इस साल भारत ने अपना हेल्थ बजट 137% इंक्रीज किया है। शायद आपको ये बात पता ना हो कि एपीआई को बनाने से एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है और इसीलिए भारत ने कभी भी एपीआई को बनाने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। चाइना ने एपीआई को बनाने के चक्कर में ना जाने कितनी नदियां और जमीन को बर्बाद कर दिया है, पर आज के समय में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे एपीआई को बनाने में कम पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो भारत को न्यू टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट करना होगा। कोरोना ने दुनिया भर के देशों की फार्मा इंडस्ट्री की आंखें खोल दी हैं और सभी देशों को अपने अपने फार्मा सेक्टर पे इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर दिया है। अब इससे ये होगा कि फ्यूचर में ग्लोबली फार्मा सेक्टर का कंपटीशन बढ़ जाएगा और इससे भारत का भी कंपटीशन बढ़ेगा। फ्यूचर में इंडियन फार्मा कंपनीज का कंपटीशन इजरायली, जापानीज, चाइनीज, अमेरिकन और यूरोपियन देशों की फार्मा इंडस्ट्री से होने वाला है। पर इन सब में अगर भारत की फार्मा इंडस्ट्री को किसी से खतरा है तो वो चाइना की फार्मा इंडस्ट्री से, क्योंकि चाइना भी अगले 10 सालों में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। पर चाइना के लिए आसान नहीं होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि भारत का फार्मा सेक्टर कई मामलों में चाइना से बहुत आगे है। जैसे कि फार्मा एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना का ग्लोबल शेयर फार्मा एक्सपोर्ट में सिर्फ 1.2% है, वहीं भारत का 3.6% है। देखो, चाइना का फार्मा का डोमेस्टिक मार्केट भारत से बहुत बड़ा है। भारत का फार्मा का डोमेस्टिक मार्केट सिर्फ $20 बिलियन का है, वहीं चाइना का $110 बिलियन का है। पर एक्सपोर्ट के मामले में चाइना भारत से बहुत पीछे है। भारत की रैंक एक्सपोर्ट में 11 है, वहीं चाइना की 19। इसके अलावा भारत में मेडिसिन की प्राइस ग्लोबल लेवल पे बहुत सस्ती है। भारत में मेडिसिन की प्राइस ग्लोबल प्राइस से 70% सस्ती है, जहां अमेरिका में मेडिसिन की प्राइस ग्लोबल लेवल से 306% ज्यादा एक्सपेंसिव है, जर्मनी में 125% एक्सपेंसिव है, इटली में 90% एक्सपेंसिव है, यूएई में 122% एक्सपेंसिव है। वहीं भारत में मेडिसिन की प्राइस ग्लोबल प्राइस से 73% सस्ती है। चाइना, साउथ कोरिया, रशिया से भी सस्ती दवाइयां आपको भारत में मिलती हैं। कम प्राइस होने के बावजूद भारत में अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बना करती हैं, इसीलिए इंडियन जेनेरिक मेडिसिन को वर्ल्ड वाइड प्रेफर किया जाता है। पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना को एपीआई बनाने में महारत हासिल है, पर उसमें भी क्वालिटी के बहुत से इशू सामने आते हैं, तो प्राइस और क्वालिटी के मामले में भारत चाइना से बहुत आगे है। तो इससे एक बात साफ समझ में आती है कि चाइना भारत को फार्मा सेक्टर में इतने आराम से नहीं हरा सकता है। पर भारत को वर्ल्ड फार्मेसी बनने से रोकने के लिए चाइना जो एपीआई भारत को देता आ रहा है, उसकी प्राइस को चाइना बढ़ा सकता है, जिससे भारत की मेडिसिन की प्राइस ग्लोबली बढ़ जाए। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत क्या कर सकता है? तो देखो, भारत को अगले 10 सालों तक एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तभी भारत चाइना को हरा पाएगा। और इसके लिए भारत सरकार को इंडियन फार्मा कंपनीज को टैक्स बेनिफिट देना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए लोन फैसिलिटीज देना होगा, एपीआई को देश में बनाने के लिए कंपनीज को इंसेंटिव देना होगा। तब जाके फ्यूचर में भारत चाइना को फार्मा सेक्टर में टक्कर दे पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत फ्यूचर में सच में फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और भारत ने ऐसा किया भी है। 1970 तक भारत में 80 से 90% दवाइयां फॉरेन से आती थी। आज भारत में सिर्फ 23% दवाइयां बाहर से आती हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों में ही भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। धीरे धीरे भारत ये करेगा, क्योंकि तेजी से फार्मा सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए ना ही भारत के पास ज्यादा पैसा है, ना ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे भारत को एपीआई बनाने के लिए अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे पॉल्यूशन कम हो। और साथ में भारत को अपने फार्मा इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करना होगा, जिससे भारत में मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस की शॉर्टेज ना हो जाए।
फ्यूचर की बात करें तो भारत के फार्मा सेक्टर को कोरोना ने एक रियलिटी चेक दिया है और अब यही कोरोना भारत को आने वाले 10 सालों में वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल हब बनाएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे भारत का फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसके अलावा फ्यूचर में आपको भारत का फार्मा एक्सपोर्ट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने कोरोना को रोकने के लिए बहुत से देशों की मदद की है और आगे भी करने वाला है, इससे ग्लोबली भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की इमेज बनकर सामने आ रही है। बहुत से देशों में जहां भारत पहले अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, कोरोना की वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत उन देशों का मार्केट भी भारत के लिए अपने आप खुल गया और ये चीज आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा फ्यूचर में आपको भारत का मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिड 2020 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास था। हर साल दुनिया भर से लोग भारत अपना इलाज करवाने आते हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारत में मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट की प्राइस वेस्टर्न देशों के मुकाबले बहुत कम है। तो जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद वापस से बहुत से लोग भारत में इलाज करवाने आएंगे। तो देखा जाए भारत के फार्मा सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भारत सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर भारत फ्यूचर में फार्मा सेक्टर की सारी खामियों को दूर कर लेता है, तभी वो आने वाले 10 साल में बहुत ही आराम से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कर लेगा और फिर कई सालों तक ये टाइटल भारत के नाम ही रहेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।